छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है परासरण, जिसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। और इस क्रिया को भी हम पौधों में जल संवहन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे कि पौधों में जल का संवहन कैसे होता है। उसी के अंतर्गत यह क्रिया भी है जिसे हम परासरण कहते हैं। परासरण की क्रिया में सामान्यतः होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जब दो भिन्न कह सकते हैं सांद्रता वाले विलयनों को हम अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जब हम दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, तो विलायकों या कहें कि जो कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होता है, गति होने लगती है या कहें विसरण होने लगता है। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा के थ्रू देखेंगे। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, ठीक है, दो विलयन है यहाँ पर, कैसे भिन्न भिन्न सांद्रता वाले, कम या अधिक वाला हो सकता है। तो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य से तात्पर्य है कि ऐसी झिल्ली जो कुछ को अपने में से होकर जाने देती है और कुछ को रोक देती है। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो ठीक है, जब हम दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या कर देते, अलग अलग कर देते हैं, तो अलग करने पर क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण, क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण होता है। परासरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परिभाषा बताया हमने कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा हम क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो कम सांद्रता वाला विलयन, मतलब जो पतला विलयन होगा, कम सांद्रता मतलब जिसकी गाढ़ापन कम है, तो कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होने लगता है, विसरण होने लगता है, मतलब विसरित होने लगता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण देते हैं कि किशमिश है, तो किशमिश के अंदर जो द्रव भरा है, सूखा हुआ द्रव है या कहें उसका कोशिका द्रव कह सकते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है, डेंस हो जाता है, उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। जब हम उस किशमिश को पानी में रख देते हैं तो पानी क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन है, मतलब पतला है, तो किशमिश के अंदर पानी चला जाता है, जिससे किशमिश फूल जाती है। तो हो क्या रहा है कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होता है, विसरण होने लगता है। कम सांद्रता वाला विलयन क्या करता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरित होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये तो था दो विलयनों के लिए परिभाषा, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के लिए परिभाषा थी। अगर हम विलायक के लिए परिभाषा ढूंढेंगे तो परासरण की परिभाषा जस्ट उल्टी हो जाती है विलायकों के लिए, ध्यान देंगे। अथवा इसमें इस प्रकार भी कह सकते हैं, अथवा यहाँ पे क्या है, विलयन शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये विलयनों के लिए, किसके लिए, दो भिन्न सांद्रता वाले के लिए। अब जो हम परिभाषा बता रहे हैं वो क्या है, विलायक के लिए।
विलायक का, विलायक मतलब क्या होता है, जो किसी विलयन में घुला होता है। विलेय पदार्थ को, सॉरी, जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिसमें घुलता है, मतलब नमक और पानी की बात करें तो नमक क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विलायक का। विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली, वही शब्द है, विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द बना, देखिए यहाँ पे किसके लिए, ये विलायक के लिए परिभाषा है और ये विलयनों के लिए परिभाषा थी। दोनों में अंतर कहाँ हो गया कि विलायक क्या होते हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जबकि विलयनों को यदि हम पृथक करते हैं, यदि हम दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति होती है। ठीक है, इसके बाद विलायक के लिए जो परिभाषा हुई उसे बताया कि जब विलायकों को हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन का कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति होती है। और यह क्रिया भी तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों स्थितियां बराबर नहीं जाती, मतलब कम सांद्रता और अधिक सांद्रता का लेवल लगभग बराबर नहीं जाता, तब तक यह क्रिया लगातार होती रहती है। इसके बाद अगर बात आती है कि परासरण की क्रिया की खोज किसने की थी, तो कहा जाता है कि परासरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, परासरण की खोज ए नॉलेट, यहाँ पे एबे साथ में लिखना है, एबे नॉलेट ने सन 1748 में किया था। किसने किया था, परासरण की खोज एबे नॉलेट नामक जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने सन 1748 में किया था। और इन्हें ऑस्मोसिस शब्द का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। अब देखिए, परासरण की क्रिया की खोज जब इन्होंने की थी तो ऑस्मोसिस शब्द किसने खोजा, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, ऑस्मोसिस शब्द के जनक भी कहा गया। इसके बाद ट्राम्बे एक वैज्ञानिक हुए, ट्राम्बे, इन्होंने 1867 ने कॉपर फेरो साइनाइड का प्रयोग कर, इसका कि ट्राम्बे 1867 में एक वैज्ञानिक थे, ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, 1867 में कॉपर फेरोसाइनाइड का प्रयोग करके सर्वप्रथम अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण किया था। ठीक है, मतलब परासरण की क्रिया की खोज की एबे नॉलेट ने, और साथ ही में इन्हें किस नाम से जाना गया, ऑस्मोसिस शब्द के जनक के नाम से जाना गया। इसके बाद ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1867 में कॉपर फेरोसाइनाइड का उपयोग करके सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण किया। इसके बाद एक वैज्ञानिक फेफर, और वे फेफर, इन्होंने क्या किया था कि 1887, ठीक है,
1887 फेफर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग करके परासरण मापी, जिसको कहते हैं ऑस्मोस्कोप, का निर्माण किया। ठीक है, मतलब सबसे पहले परासर की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एवी नॉलेट, इसलिए इन्हें ऑस्मोसिस शब्द का क्या कहा गया, जनक कहा गया। इसके बाद ट्रॉम्बे नामक वैज्ञानिक ने कॉपर फेरोसाइनेट का उपयोग करके सर्वप्रथम अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण किया, और इसी अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग करते हुए फेफर 1887 ने क्या किया कि सर्वप्रथम परासरण मापी अर्थात ऑस्मोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद कुछ तथ्य सामने आए, इन्होंने कुछ तथ्य बताए कि जो परासरण की क्रिया होती है ये क्या होती है, सदैव क्या करती है। आप बता सकते हैं कि परासरण की क्रिया की दिशा, परासरण की नेट दिशा, मतलब एग्जैक्टली जो दिशा होती है, दिशा एवं दर कह सकते हैं, दिशा एवं दर, दाब प्रवणता एवं सांद्रण प्रवणता दोनों पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है। अगर कहा जाए कि परासरण की जो दिशा है और उसका दर है वो किस पर निर्भर करती है, तो आप बता सकते हैं कि दाब प्रवणता और सांद्रण प्रवणता, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी विलयन की जो सांद्रण प्रवणता होती है और उसका जो दाब प्रवणता होता है उस पर ही परासरण की दर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम जल की बात करें, जल की बात करें या जल जैसे विलायक की बात करते हैं, तो विलायकों की जो सांद्रण प्रवणता होती है या कहें परासरण की क्रिया होती है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। अगर हम जल की बात करें, जल कहाँ जाएगा, पतले जल से गाढ़े जल की ओर जल का प्रवाह होता है। तो आप बता सकते हैं इसमें एक पॉइंट और भी कि जो जल या विलायक का विसरण तनु विलयन मतलब पतले विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। ठीक है, क्या होता है, पतले विलयन से गाढ़े विलयन की ओर होता है। ठीक है, देखते हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं उस पर कि जब परासरण की परिभाषा में पहले चर्चा कर लेते हैं कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यदि हम विलायकों की बात करते हैं तो विलायकों का क्या करते हैं, हम अर्धपारगम झिल्ली से हम उसको अलग करते हैं, या कहें कि विलायक क्या करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में जब उनका क्या होता है कि गति होती है, तो गति कैसी होती है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है, और यह गति तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों स्थितियां समान ना हो जाए। इसके बाद बताया गया कि परासरण की क्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एवी नॉलेट, इन्होंने सन 1748 में इस क्रिया की खोज की थी, इसलिए इन्हें ऑस्मोसिस शब्द का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद ट्रॉम्बे नामक वैज्ञानिक जिन्होंने इन्होंने 1867 में क्या किया था, कॉपर फेरोसाइनेट का उपयोग करते हुए सर्वप्रथम अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण किया था, और इसी अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग करते हुए फेफर नामक वैज्ञानिक ने सन 1887 में परासरण मापी या ऑस्मोस्कोप का निर्माण किया था। इसके बाद कुछ तथ्य और निकल के सामने आए थे, जिसमें बताया गया था कि परासरण
कि परासरण की जो नेट दिशा होती है एवं दर होती है वो क्या होती है, दाब प्रवणता और सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करती है। इसके साथ ही जो जल का कह सकते हैं कि विसरण दाब या कहें जल जैसे विलायकों का क्या होता है कि विसरण जो होता है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की होता है। ये सारे तथ्य क्या थे, परासरण से जुड़े तथ्य हैं। इसके बाद हम चाहते हैं परासरण के प्रकारों की ओर। तो परासरण के प्रकार की बात करते हैं तो परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परासरण और दूसरा होता है अंतः परासरण। देख लेंगे। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करते हैं, परासरण की बात करते हैं। तो परासरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बाह्य परासरण, जिसे हम कहते हैं एक्जो ऑस्मोसिस। और दूसरा होता है अंतः परासरण, जिसे कहते हैं हम एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब परासरण के प्रकारों की बात करते हैं तो परासरण दो प्रकार का होता है। बाह्य परासरण जिसे एक्जोऑस्मोसिस कहते हैं और दूसरा होता है अंतः परासरण जिसे क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एंडोऑस्मोसिस की। एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, अंतः परासरण। तो इस अंतः परासरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है किशमिश का। किशमिश को जल में रखने पर फूल जाना, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार इसका उदाहरण है बाह्य परासरण का फूले हुए किशमिश को शर्करा के घोल में रखने पर पिचक जाना। ठीक है, दोनों का उदाहरण है। ये है एक्स इजी और ये भी इजी है। मतलब यदि हम बाह्य परासरण की बात करें और अंतः परासरण की बात करें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप क्या बता सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतः परासरण में। अंतः परासरण कह सकते हैं कि परासरण की वह क्रिया है जिसमें कह सकते हैं कि विलायक के अणु क्या करते हैं, अंदर की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, अंदर की ओर गति कर रहे हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि ये एक फ्लास्क है, ठीक है, इसमें क्या है, हमने पानी भर लिया है, ये पानी भरा है, जल भरा हुआ है और इसमें सूखे हुए किशमिश को हमने डाल दिया। तो ये किशमिश के अंदर जो द्रव है वो गाढ़ा है अर्थात अधिक सांद्र है और बाहर की ओर जो द्रव है वो क्या है, पतला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम सांद्रता वाले विलयन किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे क्या है, अंगूर फूल जा रहे हैं। ठीक है, तो कम सांद्रता वाला जो विलयन था वो अधिक सांद्रता वाले अर्थात किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए इसे अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, आप बताएंगे कि परासरण की वह क्रिया जिसमें कह सकते हैं, जिसमें विलायक के अणु क्या करते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, अर्थात जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और किशमिश फूल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं बाह्य परासरण की, तो जो बाह्य परासरण क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर परासरण की क्रिया हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें भी क्या होगा, अंगूर के अंदर क्या है, इसमें क्या होता है, सिंपली तौर पे ध्यान देंगे कि जो फूले हुए अंगूर थे, फूले हुए अंगूर, इसमें क्या लेते हैं हम, सबसे पहले क्या है, शर्करा का घोल लेते हैं। ये गाढ़ा विलयन है शर्करा का, ये शर्करा का गाढ़ा विलयन है। अब इस शर्करा के गाढ़े विलयन मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है,
इसमें हम क्या करते हैं, फूले हुए अंगूरों को डाल देते हैं। अब फूले हुए अंगूर के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है या विलायक की मात्रा ज़्यादा है, मतलब इसमें क्या है, इसमें अंदर की ओर इसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्रता है और ये अधिक सांद्रता है। तो इसमें परिभाषा के हिसाब से क्या होगा कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होगा। मतलब कि फूले हुए किशमिश के अंदर जो जल की अतिरिक्त मात्रा है वो शर्करा के या शर्करा के गाढ़े विलयन की ओर बाहर की ओर निकलेंगे, बाहर की ओर विकसित होंगे, जिससे जो फूले हुए किशमिश हैं वो सिकुड़ जाते हैं। मतलब अंदर का जल बाहर की ओर आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम बाह्य परासरण कहते हैं। बाहर का जल अंदर की ओर जाता है उसे हम अंतः परासरण कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है किशमिश का फूल जाना और किशमिश का पिचक जाना। किशमिश का फूल जाना क्या, इसका उदाहरण है अंतः परासरण का, और किशमिश फूले हुए किशमिश का पिचक जाना या सिकुड़ जाना, इसका उदाहरण है बाह्य परासरण का। ठीक है, तो ये था हमारा परासरण और परासरण के प्रकार। ठीक है, धन्यवाद।